नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दंगाइयों से वसूली का विधेयक हुआ पारित। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों से काम पर लौटे डॉक्टर। नई दिल्ली, अलकायदा के 14 संदिग्ध 3 राज्यों से दबोचे। हरिद्वार में पायलट बाबा को दी गई भू समाधि। नैनीताल, भर्ती परिणाम जारी करने के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी। गैरसैंण, मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित हो गया, जिसके तहत दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। साथ ही सरकार परिवार पहचान योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर परिवार की यूनिक आईडी बनेगी और उन्हें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल जाएंगे। गुरुवार को सदन में पेश 5013.05 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गैरसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट भी पेश किया, जिसमें 3756.89 करोड़ राजस्व और 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में रखे गए। इस तरह मौजूदा वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड का बजट 94,000 करोड़ का हो चुका है। अनुपूरक बजट से आपदा, ब्रांड विलेज, स्थानीय निकाय, सिंचाई, लघु सिंचाई की योजनाओं पर भी फोकस किया गया है। फरवरी में दून विधानसभा में 89,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद अखिल भारतीय चिकित्सा संघ ने 11 दिन से चल रही हड़ताल गुरुवार को समाप्त कर दिया। देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कदम उठाया था, जिससे पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की थी। साथ ही भरोसा दिया था कि यदि वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पीठ ने एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों के दलीलों को संज्ञान में लेते हुए फैसला सुनाया। दलील दी गई कि कोलकाता की घटना को लेकर विरोध करने के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। गैरसैंण, विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का किया प्रदर्शन। गैरसैंण में सड़क के लिए किया गया प्रदर्शन। गैरसैंण, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी फर्म को उठाए गए सवालों के जांच की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पूरे प्रकरण की JPC से जांच कराने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी की सरकार नहीं चलेगी नारे लगाते हुए विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर धरने पर बैठे रहे। आर्य ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी फर्मों पर गंभीर आरोप लगाए गए। सरकार की यह चुप्पी गहरे वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े और विधायक सुमित हृदय ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इनका इस्तेमाल विपक्ष के उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। विधायक वीरेंद्र जाति, हरीश धामी, मनोज तिवारी, ममता राकेश आदि ने भी केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन करने वालों में विधायक काजी निजामुद्दीन, तलगराज बेहड़, मयूर महर, लखपत बुटोला, मनोज तिवारी आदि मौजूद रहे। गैरसैंण, अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर उठाई सवाल। कैग रिपोर्ट से 3,042 करोड़ के बिल वाउचर का पता नहीं। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है राजस्व घाटा। सदन में गहराया आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा। अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार लोक सेवा आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग के जरिए कराएगा। गुरुवार को प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह ऐलान किया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अशासकीय स्कूलों के 426 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। कापड़ी के सवाल के साथ ही विधायक रवि बहादुर, सुमित हृदय और विनोद चमोली के अनुपूरक सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अशासकीय स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती है। कहा कि वर्तमान में नियुक्तियों का अधिकार स्कूल की प्रबंध कमेटी के पास है। कुछ जगहों से नियुक्तियों को लेकर शिकायतें में मिली है, इसलिए सरकार अशासकीय स्कूलों की नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग के जरिए कराने में विचार कर रहा है। इस पर चमोली ने पूछा कि आयोग से नियुक्तियां कराना चाहते हैं तो कब तक कराएंगे, यह भी स्पष्ट कर दिया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गैरसैंण, कैग ने विभिन्न विभागों के खर्च की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अधिकांश धनराशि का उपयोग असीमितता के आधार पर किया जा रहा है। इस सवाल के दौरान केंद्र से राज्य के
केंद्रीय अंश के रूप में 4,916 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि राज्य अंश 1,303 करोड़ मिले थे। 6,373 करोड़ की धनराशि प्रमाणित किए गए आकस्मिक बिलों के आधार पर हस्तांतरित की गई। कैग रिपोर्ट कार्यालय के संदर्भ में बिल वाउचर पर प्रस्तुत नहीं किए गए। रिपोर्ट के अनुसार PFMS पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक 6,373 करोड़ की राशि में से 3,331 करोड़ की राशि बिना खर्च के लिए पड़ी है। कैग के अनुसार राज्य में विभिन्न विभागों के 2,247 करोड़ की कुल 536 परियोजनाओं के अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। कैग ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र न दिए जाने से यह साफ नहीं हो पाएगी अनुदान का उपयोग तय कार्यों के लिए ठीक से किया गया है या नहीं। उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने से पैसे के दुरुपयोग की आशंका रहती है। गैरसैंण के कैग के अनुसार लोक निर्माण विभाग में 317 करोड़ की 26 परियोजना अपने तय समय से 6 साल तक लेट रही है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार विभाग को 323 करोड़ की कार्य परियोजना 2022-23 तक पूरी होनी थी, लेकिन यह परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी है। कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग मोटर मार्ग 7 घंटे रहा बंद। सीएम धानी धनसाली पहुंचे, प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। धनसाली प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को धनसाली तहसील के आपदाग्रस्त क्षेत्र धुत्तू पंजा देवलिंग पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके दौरान मुख्यमंत्री ने मलेथी में आपदा प्रभावित परिवार दुर्गा देवी पत्नी विशाल मणि से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धुत्तू में अतिवृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है, कई मकान और मवेशी आपदा की जद में आए। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने, आपदा संभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन करने, आपदा के कारणों का पता लगाने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण के कार्य को तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों की शिकायत पर सीएम ने धुत्तू हाइड्रो पावर में से मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर डीएम को पुनः परीक्षण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीते 21 अगस्त की रात्रि को हुई अतिवृष्टि से तहसील धनसाली के धुत्तू क्षेत्र में 29 भवनों को क्षति पहुंची है। अभी तक लगभग 9 क्षतिग्रस्त मकानों का 10 लाख से अधिक की धनराशि नियमानुसार अहेलुक एवं मकान की क्षति के रूप में दी जा चुकी है। आंशिक क्षति भवनों के लगभग 20 परिवारों को लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा राहत शिविरों में रखा गया है, जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित जांच की जा रही है। आपदा से 17 पशु हानि हुई है, जिसमें से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 24 पेयजल लाइनें, विद्युत लाइनें, सड़क पुलिया आदि अन्य परिसंपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक 450 परिवारों को कृषि क्षति का आकलन कर लिया गया है। 3 से 4 गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क कर चुका है, जिससे सुधारीकरण की कार्रवाई गतिमान है। कर्णप्रयाग में पीजी कॉलेज के छात्र मांगों को लेकर हुए मुखर। कर्णप्रयाग पीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षा में 25% सीटों की बढ़ोतरी करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर 13 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों ने गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने कहा कि मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उनकी जायज मांगों को नहीं माना गया, जिससे आक्रोशित छात्रों ने गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी। यूजी और पीजी कक्षा में प्रवेश के लिए समर्थ होल्डर पुनः खोलने, छात्रावास और खेल मैदान के निर्माण, स्नातकोत्तर में 25% सीटों में बढ़ोतरी करने, वाचनालय में पार्किंग निर्माण, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, जियोलॉजी, संगीत और कला विषयों का संचालन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे छात्र अंशुल रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज खुलने 4 दशक में अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो सकी। खेल के मैदान के अभाव में वार्षिक प्रतियोगिता के लिए उनको गौचर जाना पड़ा है। मौके पर आशीष रावत, यश खंडूरी, सौरभ रावत, भुवन सिरसवाल, प्रतिभा पुरोहित, अमिषा, अनुराग धसमाना, युवराज रावत, मनीष आदि मौजूद रहे। पौड़ी में पूर्व सैनिकों ने धरना देकर जताई नाराजगी। कोटद्वार में ARTO दफ्तर का वरिष्ठ सहायक घूस लेते गिरफ्तार। कोटद्वार में विजिलेंस की टीम ने गुरुवार को ARTO कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी वरिष्ठ सहायक 4,000 का चालान छुड़वाने के नाम पर 3,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इस कार्रवाई के लिए सतर्कता निदेशक डॉक्टर V मुरुगेशन ने ट्रैप टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। कोटद्वार स्थित परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में देहरादून से पहुंचा विजिलेंस की टीम ने कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक
महेंद्र सिंह को रिश्वत लेते आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद शाम को विजिलेंस की टीम महेंद्र को अपने साथ लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक का चालान छुड़वाने के एवज में महेंद्र ने 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने चालान छुड़ाने में 4,000 की रसीद काट ट्रक स्वामी से 7,000 रुपये लिए थे। ये भी बताया गया कि वरिष्ठ सहायक महेंद्र सिंह के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर विजिलेंस टीम ने महेंद्र सिंह के आवास और अन्य स्थानों पर छापेमारी कर उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सतर्कता निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेसन ने कहा कि राज्य के किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो नागरिक सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जानकारी दे सकते हैं। चमोली से चरस तस्करी का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। नहीं ठहरी हिंदुओं में हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाली गई रैली। गैरसैंण में शहीद वसुदेव के परिजनों से मिले सीएम धामी और जोशी। देहरादून आईएसबीटी गैंगरेप में दून से दिल्ली तक खींचा जाएगा क्राइम सीन। आईएसबीटी परिसर के भीतर बस में किशोरी से गैंगरेप के 5 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड कोर्ट से मंजूरी हो गई। लिहाजा पुलिस अब दिल्ली से देहरादून में गैंगरेप का क्राइम सीन दोहराएगी। पुलिस के अनुसार 12 अगस्त की रात आईएसबीटी परिसर में मुरादाबाद की किशोरी से गैंगरेप हुआ था। रोडवेज से अनुबंधित बस का ड्राइवर कश्मीरी गेट से किशोरी को अपने साथ धुन लेकर पहुंचा था। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बालिका निकेतन में 3 दिन किशोरी की काउंसलिंग की। इसके बाद मामला खुला, जिसके बाद बीते शनिवार को पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रोडवेज के अनुबंधित बस के ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार, रवि कुमार, कंडक्टर देवेंद्र राजपाल और कैशियर राजेश कुमार सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने 3 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन किया था, जिस पर गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने तर्क रखे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोर्ट ने 5 आरोपियों को 2-2 दिन की रिमांड मंजूर की है। पुलिस रिमांड के दौरान पूरा क्राइम सीन दोहराया जाएगा। पीड़िता को बस में दिल्ली से लाने वाले ड्राइवर कंडक्टर को यहां से जाकर पूरा मैप बनाया जाएगा। रुद्रपुर फिटनेस सेंटर के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने खोला घेराव। रुद्रपुर लालपुर स्थित फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए उद्यम सिंह नगर ट्रांसपोर्टर संघर्ष समिति से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने ARTO कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। गुरुवार को समिति से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने नेता रोड स्थित पेट्रोल पंप से विरोध रैली निकालकर ARTO कार्यालय पहुंचकर ARTO चक्रमणि मिश्र को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि विभाग की ओर से जब से वाहनों की फिटनेस का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया गया, तब से फिटनेस सेंटर पर ट्रांसपोर्टरों से उनके वाहन की फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इनको लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं। बाजपुर की बावजूद उसके धरातल पर कोई कार्रवाई न होने से ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग पूर्व की भांति सरकारी फिटनेस व्यवस्था को चालू करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संघर्ष समिति के बैनर तले 1 सप्ताह बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा, उत्तम सिंह नायाल, राकेश जोशी, डॉक्टर केदार पड़ैलिया, महेश पांडे, ब्रिजेश तिवाड़ी, रिंकू अनेजा, डेविल ढल, संघर्ष समिति के अध्यक्ष रोहित बंसल, महामंत्री इमाम बब्बर, पंकज बंगा आदि मौजूद रहे। खटीमा में ठेकेदारों ने किया निविदाओं का बहिष्कार। रुद्रपुर गर्भवती समेत 4 की मौत के मामले में चालक पर केस। उत्तराखंड में शहर से गांव तक बढ़ी महिला कामगारों की संख्या। उत्तराखंड में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने शहर से गांव तक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की रफ्तार बढ़ी है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह, लघु कुटीर उद्योगों में महिलाओं की बढ़ती रुचि के कारण यह आंकड़ा बढ़ा है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के वुमेन एंड मैन ऑफ इंडिया नाम से रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। उत्तराखंड में पहाड़ की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं अब घर खेतों में निकलकर रोजगार से भी जुड़ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान MSME में मिली सब्सिडी से महिलाओं का रोजगार की तरफ रुझान तेजी से बढ़ा है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कोरोना काल में वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में महिला कामगारों के जनसंख्या अनुपात 18% था और शहरी क्षेत्र में महज 8.9% रहा। साल 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त इजाफा हुआ। आंकड़ा बढ़कर 20.6% पहुंच गया है। शहरी क्षेत्रों में मामले वृद्धि के बाद रोजगार से जुड़ी महिलाओं का पुनर्अनुपात 9.3 हो गया है। वित्तीय वर्ष में महिला कामगारों ने बड़ी छलांग लगाते हुए रोजगार का प्रतिशत 33.8 तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं भी इस दौरान करीबी 2% बढ़ोतरी के साथ 11.2% के आंकड़े पर ही पहुंच पाई। काशीपुर महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली।
पंतनगर डॉक्टर प्रियंका का विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन में चयन। पंत विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय की छात्रा डॉक्टर प्रियंका खड़कवाल का विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन में जूनेटिक रोग विशेषज्ञ का चयन हुआ। डॉक्टर प्रियंका पशु चिकित्सा महाविद्यालय से वर्ष 2019 में स्नातक और 2021 में रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन से पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर प्रियंका खाद्य एवं कृषि संगठन टीम इंडिया की तकनीकी प्रबंधन गतिविधियों की तैयारी, कार्यशाला, अवधारणा, नोट्स, कार्रवाई आदि के साथ साथ भारत के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ तकनीकी कार्यक्रम की तैयारी से सहायता करेंगे। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, अधिष्ठाता डॉक्टर AH अहमद, महाविद्यालय प्लेसमेंट काउंसिलर डॉक्टर राजीव रंजन कुमार, डॉक्टर SSC त्रिपाठी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। धारचूला सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे में देरी से लोग खपा। पिथौरागढ़ में परिसीमन से मूल वार्डों का वजूद ही खत्म। पिथौरागढ़ नगरीय क्षेत्रों में नियमित अंतराल द्वार में हुए परिसीमन ने मूल वार्डों का वजूद ही खत्म कर दिया। जिस नाम से कभी क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी, अब उक्त वार्ड महज शहर का हिस्सा बनकर रह गए। ऐसे वार्डों में पुरानी बाजार और पितरौठा शामिल है। कभी वार्ड रहे ये क्षेत्र अब दूसरे वार्डों में शामिल है, जिसमें आमजन में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि वार्डों के नाम पुराने ऐतिहासिक ग्रामीण नामों के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो नहीं रहा है। पिथौरागढ़ नगर पालिका 24 नवंबर 1962 से अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में नगर क्षेत्र में 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 20 वार्ड है। नगर निगम की मंजूरी के बाद इन वार्डों में 20 और नए वार्ड बनाए जाने हैं, लेकिन पूर्व में यह पितरौठा वार्ड भी हुआ करता था। स्थानीय निवासी सुनील वर्मा बताते हैं कि पितरौठा शहर के सबसे पुराने गांवों में से एक है। पालिका बनने के बाद प्रशासन ने पितरौठा वार्ड का गठन किया। कई साल पितरौठा को लोग एक वार्ड के तौर पर पहचानते थे, लेकिन अब यह वार्ड अतीत का हिस्सा बन गया है। परिसीमन के बाद पितरौठा वार्ड में रहने वाले कुछ लोग सिमलगढ़ सेकंड और नया बाजार प्रथम में शामिल होंगे। वहीं पुरानी बाजार का इतिहास भी बेहद पुराना है। यह शोर का पहला बाजार था। कौमी एकता की मिसाल यहाँ की होली के 200 वर्ष से अधिक का समय हो गया। पुरानी बाजार में वर्ष 2018 का एक वार्ड था। अब यह परिसीमन के बाद नया बाजार फर्स्ट वार्ड का हिस्सा भर रह गया है। सल्ट मोहन पुल पर शुरू हुई छोटे वाहनों की आवाजाही। अल्मोड़ा वासियों को 24 घंटे पानी देने का खाका हुआ तैयार। अल्मोड़ा नगर से पानी की समस्या को खत्म करने के लिए जल निगम ने आबादी के हिसाब से 30 साल तक के लिए प्लान तैयार किया है। वर्ष 2026 से उपभोक्ताओं को रोज योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारियों ने आबादी के हिसाब से 2056 तक का खाका तैयार किया है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा। नगरवासियों की पानी की समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। नगर के लिए जायका परियोजना के तहत पेयजल लाइनों के निर्माण के साथ स्टोरेज टैंक बढ़ाए जाएंगे, जिसमें उन्हें 24 घंटे पानी मिल सकेगा। विभाग की ओर से 108.75 करोड़ की योजना की DPR शासन को भेज दी गई है। बजट मिलते ही योजना में काम शुरू कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा नगर में कोसी नदी से जलापूर्ति होती है। बारिश के दौरान कभी सिल्ट तो कभी पंपिंग न होने से यहाँ जलापूर्ति की समस्या बनी रहती है। उपभोक्ताओं को आवश्यकता के मुताबिक और समय पर पानी नहीं मिल पाता। गर्मी और मानसून सीजन में यहाँ सबसे अधिक पानी की समस्या बनी रहती है। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल निगम ने डिजाइन तैयार कर लिया है। जायका परियोजना के तहत अल्मोड़ा नगर में नई पाइपलाइन बिछाने के साथ ही नए टैंकों का निर्माण किया जाएगा, ताकि कोसी में सिल्ट जाने पर लोगों के स्टोरेज टैंकों से पानी की सप्लाई की जा सके। अल्मोड़ा में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा को पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। बागेश्वर में भी गिरदा का भावपूर्ण किया गया स्मरण। अल्मोड़ा अतिथि शिक्षकों का CEO दफ्तर में हंगामा।